वहीं अधिक जानकारी के लिए अभय मरकले संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, क्या कुछ हो सकता है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री की शपथ के बाद इस बात की कवायद लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम को दिल्ली जा रहे हैं, बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको संगठन मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो इसी बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि उनसे मंत्रिमंडल पर चर्चा को लेकर ही उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। और लगातार ये देखेंगे आप, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 33 या 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से पहली बार में 17 से 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। क्योंकि 163 सीटों के साथ जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो कई योग्य उम्मीदवार हैं और कई सीनियर लीडर हैं जो कि मंत्रिमंडल के लिस्ट में शामिल है। अब किनको मौका देती है, क्योंकि आप देखेंगे लगातार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही चौंकाने वाले निर्णय ले रही है। जिस तरीके से कल हम देखेंगे कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जबकि कई सीनियर लीडर कांग्रेस में भी थे जो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दावेदार थे। इसके बावजूद नए चेहरों को मौका देना, तो अब राजनीति जो है मध्य प्रदेश की युवाओं की तरफ बढ़ती दिख रही है। दिवाकर जी, अभय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कल ही कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया था, वहीं अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो जातीय समीकरण को भी ज्यादातर बीजेपी अपने उसमें देखती है। क्या कुछ लगता है कि मंत्रिमंडल में जो होगा मंत्री जातीय और समीकरण को प्रमुखता दी जाएगी? निश्चित तौर पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर ओबीसी और ब्राह्मण वर्ग ज्यादा निवास करता है, और आप देखेंगे कि लगातार इसी वर्ग को जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और यदि बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार में भी, तो कई ऐसे नेता हैं जो 3-3, 4-4 बार विधानसभा का चुनाव बड़े अंतर से जीते हैं। भोपाल की भी बात करें, रामेश्वर शर्मा जैसे लगभग 1 लाख वोट, 95,000 वोटों जीते हैं। कृष्णा गौर जो है 1 लाख के लगभग। रमेश मेंद्रा इंदौर से लगातार 1 लाख के ऊपर चौथी बार जीत रहा है। तो ये वो चेहरे हैं जो युवा भी हैं और लगातार चुनाव जीतते हैं, जनता के बीच में इनकी अच्छी छवि है, अच्छा जनाधार है, तो इनको जो है मौका दिया जा सकता है, ताकि कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है सभी तरीके का संतुलन बरकरार रहे, और हर जो नेता है अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में सीटें लाने के लिए प्रयास करे। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जो सीनियर लीडर हैं वो आप देखेंगे लगातार कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनके लायक मंत्रिमंडल में जो उनका कद है उस लायक कोई पद नहीं है, उसके बावजूद उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा ये देखने वाला होगा। जी अभय जी, जैसे कि बात की जाए अगर कि एक एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई पुराने नेताओं के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं, क्या कुछ लगता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें किसी पद के लिए रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता? मैंने आपसे जिस तरीके से कहा कि कई सीनियर लीडर हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, रीति पाठक हो, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका कद मंत्रिमंडल के पद से कहीं बड़ा है, तो उनको किस हिसाब से एडजस्ट किया जाए वो देखने वाला होगा। मैं यही चर्चा चल रही है कि अब क्या ये जो सीनियर लीडर रहे, खुद मुख्यमंत्री रहे, कैलाश विजयवर्गीय लगातार मंत्री रहे हैं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन लोग क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या इनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखने वाली बात है। वहीं अगर बात की जाए तो हाईकमान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक पे भी इस पे भी चर्चा की थी पीछे, तो क्या कुछ लगता है कि राष्ट्रीय संघ का भी इसमें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल पे विस्तार किया जा सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी एक दूसरे से सलाह लेकर ही तमाम काम करती है। संघ का जो है दखल संगठन के साथ साथ सत्ता में भी रहता है, तो निश्चित तौर पर संघ की राय भी मंत्रिमंडल विस्तार में ली जा सकती है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, तीनों ही राज्यों में जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें संघ की राय ली जा सकती है। धन्यवाद अभय मरकले, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन